नमस्कार। निर्माण आईज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सोशल मीडिया। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सोशल मीडिया क्या होता है या सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या मतलब है। देखिए, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन चैनल, ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन माध्यम जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की न्यूज सूचना, न्यूज, डेटा आदि को प्रसारित किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका मीडिया कहलाता है। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन चैनल हो जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह की न्यूज को या किसी भी तरह के डेटा को या किसी भी तरह की सूचना को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, यानी प्रसारित कर सकते हैं, तो वो आपका चैनल क्या कहलाता है? वो चैनल कहलाता है आपका मीडिया। ठीक है। वर्तमान में सोशल मीडिया को सोशल नेटवर्किंग साइट का पर्यायवाची मान लिया है। क्या मान लिया गया है? कि वर्तमान में आपका जो सोशल मीडिया है उसी को ही क्या मान लिया गया है? उसी को सोशल नेटवर्क साइट का पर्यायवाची मान लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट होती क्या है? देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में स्थित लोगों से कहीं भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है, उनके विचारों को जाना सकता है तथा उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया जा सकता है। क्या मतलब है? देखिए, जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स है किसके माध्यम से यूज कर पाते हो? या तो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल। तो उसके माध्यम से क्या है, आप इंटरनेट के द्वारा क्या कर रहे हो? दुनिया भर में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, यानी दुनिया भर में आप किसी से भी जुड़ सकते हो और जुड़कर क्या कर सकते हो? अपने विचारों को उनको समझा सकते हो या उनके विचारों को आप जान सकते हो, है ना। तो क्या है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट? कि सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में स्थित लोगों से कहीं भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, उनके विचारों को जाना सकता है तथा उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया जा सकता है। आगे देखिए। देखिए, यह एक वेबसाइट होती है जो समान रुचियों वाले लोगों को एक साथ सूचना आदि साझा करने की अनुमति देती है। यह इंटरनेट के माध्यम से बना लोगों का समूह होता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट बेसिकली क्या है? आपकी एक तरह की क्या है? वेबसाइट है जो क्या है, जो समान रुचियों वाले लोगों को क्या है, एक साथ सूचना आदि साझा करने की अनुमति देती है। जैसे हम लोग फेसबुक पे हुआ या व्हाट्सएप पे हुआ करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं, है ना। आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे आपके ग्रुप्स बने होंगे, तो उन ग्रुप्स में आपके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उन ग्रुप पे जाके आप क्या करते हो? बहुत सारी इंफॉर्मेशन को साझा करते हो या शेयर करते हो। ठीक है, यह इंटरनेट के माध्यम से बना लोगों का समूह है। सो बेसिकली जो भी आपके ये आपका व्हाट्सअप हो, आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब कैसे बन रहे हैं? ये आपके इंटरनेट के माध्यम से ही बन पाए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया है इसे बेसिकली दो प्रकारों में बांटा सकता है। आपके सोशल मीडिया के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा इंटरनल सोशल मीडिया साइट। क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा इंटरनल सोशल मीडिया साइट। तो जो इंटरनल सोशल मीडिया साइट ये क्या है? ये आपका बेसिकली एक गुप्त व बंद ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? ये आपका एक गुप्त व बंद ग्रुप होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके कम मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। बेसिकली देखिए, जब मान लीजिए कोई फोटोग्राफी का ग्रुप बना ले या कोई आपका एजुकेशन ग्रुप बना ले, तो हो सकता है उस ग्रुप में आपके बहुत लिमिटेड मेंबर ही रहें। ठीक है, और कोई यदि आउटसाइडर है, बाहर से किसी को उस मेंबर उस ग्रुप में एंट्री लेनी है, तो उसे क्या लेनी पड़ेगी? उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है ना। सो बेसिकली आपके जो इंटरनल सोशल मीडिया है साइट है, ये क्या है? ये आपके क्लोज्ड और सीक्रेट ग्रुप रहते हैं, मतलब ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। देखिए, इंटरनल सोशल मीडिया साइट क्या है? इंटरनल सोशल मीडिया साइट एक गुप्त एवं बंद ग्रुप होता है जिसमें कम मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। ये लोगों के बीच की कम्युनिटी होती है जहां नेटवर्क से जुड़ने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। कैसे ग्रुप होते हैं आपके? ये आपके गुप्त यानी प्राइवेट और बंद यानी क्लोज ग्रुप होते हैं जिसमें कम मात्रा में ही लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली उन लोगों की बीच की कम्युनिटी है जहां नेटवर्क से जुड़ने के लिए जहां नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आपका हो गया कोई भी मान लो फोटोग्राफी ग्रुप हो गया या मान लो आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप हो गया। तो ये कैसे ग्रुप है? ये आपके
निजी एवं क्या है, प्राइवेट एवं बंद ग्रुप होते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है आपका, ये है आपका इंटरनल सोशल मीडिया साइट। जो दूसरा प्रकार है सोशल मीडिया का वो है आपका एक्सटर्नल सोशल मीडिया। क्या है? एक्सटर्नल सोशल मीडिया। ये क्या होता है? देखिए, यह खुली नेटवर्किंग साइट होती है। कैसी नेटवर्किंग साइट है? ये है आपकी खुली नेटवर्किंग साइट यानी ओपन। ठीक है, जहां बड़ी मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। ये साइट एडवर्टाइजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है क्योंकि यहां ज्यादा ट्रैफिक पाया जाता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो आपके फेसबुक हुआ, आपका जो व्हाट्सएप वगैरह, ये सब क्या है? ये सब आपके एक्सटर्नल सोशल मीडिया के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कैसी नेटवर्किंग साइट्स है? ये बेसिकली आपकी खुली हुई यानी आपकी ओपन नेटवर्किंग साइट्स है। कोई भी कहीं भी अपने चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, उस पर जाकर अपना प्रोफाइल बना सकता है। सो बेसिकली किसी को भी अगर फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए उसे किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है ना। कैसी साइट है? ये आपकी खुली यानी ओपन नेटवर्किंग साइट है। कोई भी इन साइट पर जाके अपना प्रोफाइल बना सकता है। इसलिए क्या है? इसलिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग जुड़े होते हैं। जैसे आपका फेसबुक है, आपका क्या है, आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क है ना, सोशल साइट का नेटवर्क है। आगे देखिए, ये साइट एडवर्टाइजर्स को क्या करती हैं? अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये साइट एडवर्टाइजर्स को अपनी तरफ आकर्षित क्यों करेंगे? इसका क्या रीजन है? देखिए, जो आपकी एक्सटर्नल सोशल मीडिया साइट है, कैसी साइट है? ये है आपकी ओपन साइट। तो जो ओपन साइट्स होंगी वहां पर क्या है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा जुड़े होंगे, है ना। और एडवर्टाइजर अपना एडवर्टाइजमेंट कहाँ करना चाहेगा? एडवर्टाइजर अपना एडवर्टाइजमेंट वही करना चाहेगा जहां उसे बहुत बड़ी संख्या में लोग मिले, है ना। तो इसलिए जो आपकी एक्सटर्नल सोशल मीडिया साइट है, ये क्या करती हैं? ये एडवर्टाइजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ज्यादा ट्रैफिक, यानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए एडवर्टाइजर आपकी जो एक्सटर्नल सोशल मीडिया साइट्स है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे हो गया आपका क्या, फेसबुक, इसका आपका एक एग्जांपल हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जांपल हैं, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका क्या, ट्विटर। ट्विटर क्या है? आप में से बहुत से लोग ट्विटर को यूज भी करते होंगे। तो ट्विटर को बेसिकली बोलते क्या है? देखिए, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। इस वेबसाइट का प्रयोग कर इंटरनेट पर अपने मित्रों, शुभचिंतकों को संदेश भेजा जा सकता है। क्या कर सकते हो ट्विटर के द्वारा? कि ट्विटर के द्वारा आप अपने मित्रों या शुभचिंतकों को अपना संदेश भेज सकते हो। कैसे? जैसे आपका जो ट्विटर अकाउंट होगा कैसा होगा? उस पर आपका एक प्रोफाइल होगा और उस प्रोफाइल पे जाके आप अपने विचारों को लिख सकते हो वहां पे। और आपके जो विचार है वो कहां तक पहुंच जाएंगे? वो आपके मित्रों या शुभचिंतकों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो लोग आपके प्रोफाइल में यानी आपके जो ट्विटर अकाउंट पे आपके साथ लोग जुड़े होते हैं, है ना, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं फॉलोअर्स। क्या कहलाते हैं? फॉलोअर्स। उनको आप क्या बोलते हो? उनको बोलते हो आप फॉलोअर्स। ठीक। आगे, इस संदेश को ट्वीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि आप ट्विटर पर जाके अपने प्रोफाइल पे, अपने अकाउंट पे जो कुछ भी लिखते हो, जो कुछ भी मैसेज टाइप करते हो, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ट्वीट। ठीक है। ट्वीट होता क्या है? देखिए, ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश है। कैसा संदेश है? कि ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश है। ट्विटर पे आप बहुत बड़े बड़े संदेश टाइप नहीं कर सकते, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप छोटे छोटे संदेशों को टाइप कर सकते हो। ठीक है। सो ट्विटर क्या है, ट्वीट क्या है? ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश है जिसमें अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? जिसमें अधिकतम 140 अक्षर हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए आप ट्विटर पे बहुत बड़े बड़े मैसेज सेंड नहीं कर सकते। ठीक है। आगे देखते हैं। ट्विटर के उपयोगकर्ता को ऑथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑथर। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट है ट्विटर पे, तो आप उस पर क्या करोगे? अपने मैसेज डालोगे, तो आप क्या हो गए? आप हो गए ऑथर। और आपके मैसेज को जो दूसरे लोग पढ़ेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके फॉलोअर। ठीक है। देखिए, ट्विटर के उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं? ऑथर कहा जाता है। तथा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए ट्वीट को पढ़ने वाले लोगों को क्या कहते हैं? फॉलोअर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलोअर कहते हैं। ठीक है। आगे, फॉलोअर
किसी ट्वीट पर अपना कमेंट भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फॉलो और अपनी अपनी किसी ट्वीट पर अपना कमेंट भी दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप अपने ट्विटर अकाउंट पे आप मान लीजिए आपने कोई मैसेज भेजा, आपने कुछ भी बात शेयर की, तो नीचे उसमें क्या है, नीचे आपका कमेंट सेक्शन होता है जिसमें आपके फॉलोअर्स क्या है, आपको उसका जवाब भी उसका या अपना कोई कमेंट भी दे सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी हाल ही में जो कपिल शर्मा शो चलता है, तो उसमें आपका एक कुछ देर का उन्होंने एक नया चीज चालू की है जिसे बोलते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। क्या बोलते हैं? पोस्ट का पोस्टमार्टम। तो बेसिकली कपिल शर्मा शो में जो ये नई चीज चालू की गई पोस्ट का पोस्टमार्टम, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी या शेयर की होगी, उस पर क्या है, उस पर लोगों के नीचे जो कमेंट है उसको दिखाया जाता है ना। सो यही वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि क्या होता है कि फॉलोअर आपके किसी भी ट्वीट पर क्या कर सकता है, अपना कमेंट दे सकता है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका फेसबुक। क्या है? फेसबुक। फेसबुक के बारे में आप जानते होंगे। देखिए यह WW यानी वेब पर उपस्थित विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैसी है ये? आपकी दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई थी मार्क जुकरबर्ग द्वारा। क्लियर है? यह एक निःशुल्क सुविधा है, यह इंटरनेट के माध्यम से उपयोग में लाई जाती है। बेसिकली क्या है आपका कि आप अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप आराम से फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो, है ना। तो ये आपकी कैसी है? ये आपकी निःशुल्क सुविधा है, केवल आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप फेसबुक पर जाकर अपना अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है आपकी यूट्यूब। क्या है? यूट्यूब। देखिए गूगल इंक कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब क्या है आपका? बेसिकली यूट्यूब आपका एक क्या है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। कैसी? इस पे आप क्या करते हो, इस पे आप वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है और पहले से डाले गए वीडियो को कंप्यूटर पर देख भी सकता है या अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है। क्या मतलब हुआ? बेसिकली यूट्यूब क्या है आपकी वीडियो शेयरिंग डिवाइस। सो आप चाहो तो आप भी अपना खुद का वीडियो बना के क्या है यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, या यूट्यूब पे ऑलरेडी दूसरों द्वारा जो वीडियो डाले गए हैं आप उनको अपने कंप्यूटर मोबाइल पे देख सकते हो, साथ ही उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रारंभ पेपल कंपनी के किसके द्वारा? पेपल कंपनी के 3 व्यक्तियों चार्ल्स हर्ली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम ने किया था। किसने किया था? ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ये आपसे फिल्म से पूछा जा सकता है कि इसका प्रारंभ पेपल कंपनी के 3 व्यक्ति थे, चार्ल्स हर्ली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम। इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने यूट्यूब का प्रारंभ किया था। देखिए अब है आपका सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। क्या है कि सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव यानी एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है? देखिए जो सबसे पहला आपका पॉइंट है वो दिया हुआ है कि सोशल मीडिया सूचना के लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहा है? जो आपका सोशल मीडिया वो क्या कर रहा है? वो सूचना के लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सूचना के लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ? देखिए आज से अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो भारत के जो दूर दराज के क्षेत्र थे, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया आपका, नागालैंड, मिजोरम, आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, तो जो भारत के दूर दराज के क्षेत्र थे वहां की जो खबरें दी हैं, वहां की जो सूचनाएं थी, उनको राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय चैनलों में या जो आपकी नेशनल मीडिया है उसमें उतनी प्रमुखता या इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, है ना। उन खबरों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। बेसिकली आपके जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपकी जो भी खबरें होती थी, आपकी जो भी न्यूज होती थी, उनको बहुत प्रमुखता से क्या किया जाता था? छापा जाता था अखबारों में, साथ ही न्यूज चैनल पर भी दिखाया जाता था। सो हम कह सकते हैं कि सूचनाओं की जो एक दुनिया थी उसमें भी क्या है, उसमें भी सूचनाओं के साथ भेदभाव होता था। नहीं होता था? क्यों? क्योंकि आपके जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां उनकी सूचनाएं लोगों तक पहुंची नहीं पाती थी, है ना। वो सूचनाएं वहीं पर दबकर रह जाती थी। तो जब से सोशल मीडिया है तब से क्या हुआ? तब से आपके जो सूचना की आपकी दुनिया है उसमें भी क्या आ गया? उसमें भी लोकतंत्र आ गया है। क्या मतलब हुआ कि मतलब अब आपकी भारत के किसी भी क्षेत्र की किसी प्रकार की सूचना हो उसको समान रूप से प्रमुखता या समान रूप से महत्व दिया
जा सकता है। किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा। कि अब भारत के किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में, मान लो नागालैंड के किसी बहुत छोटे से गांव में भी कोई घटना होती है, कोई न्यूज आती है, तो उसको आप फौरन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है सोशल मीडिया? ये सोशल मीडिया आपके सूचना के लोकतंत्र को प्रभावित, सूचना के लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। अब सूचना की दुनिया में भी क्या आ गया है? आपके इंफॉर्मेशन की दुनिया में भी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आ गया है। मतलब अब सभी सूचनाओं को समान महत्व मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका सोशल मीडिया जो है वो सूचना के लोकतंत्र को तो बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ आपके देश यानी भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र हो, कैसे मजबूत होगा? किसी देश में अगर लोकतंत्र है तो तभी मजबूत हो सकता है जब वहां के नागरिक कैसे हो? जब वहां के नागरिक जागरूक हो। कैसे हो? अवेयर हो। और नागरिक जागरूक कैसे होंगे? जब उनके पास क्या पहुंचेगी? जब उनके पास सूचना पहुंचेगी। ठीक है, लोगों के पास, नागरिकों के पास जितनी ज्यादा मात्रा में सूचना पहुंचेगी, लोग या आपके जो देश के नागरिक हैं वो उतने ज्यादा जागरूक बनेंगे, है ना। सो जो सूचना है वो कौन पहुंचा रहा है? वो पहुंचा रहा है आपका सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया के द्वारा अब भारत के सभी नागरिकों को क्या है? अत्यधिक मात्रा में, या कहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में सूचना मिल रही है ना। जिससे क्या हो रहा है? जिससे सभी भारतीय आपके जो नागरिक हैं वो जागरूक हो रहे हैं। और जो नागरिक जागरूक होगा तो वो क्या कर सकता है? वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, अपने अधिकारों के लिए सरकार से सवाल कर सकता है। सो अल्टीमेटली ये सब चीजें क्या कर रही हैं? अल्टीमेटली ये सब चीजें आपके देश की डेमोक्रेसी को भी मजबूत कर रही हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के फलस्वरूप एक नागरिक न केवल बड़े बड़े मीडिया हाउस की खबरों को आसानी से देख सकता है, बल्कि स्वयं भी कंटेंट का निर्माण कर सकता है। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं थी तो उस समय क्या था? उस समय जो आपके जो बड़े बड़े आपके मीडिया हाउस थे, यानी आपके जो बड़े बड़े चैनल्स थे, वो जितना आपको खबरें दिखाते थे आप उतना ही देखते थे ना। आप अपने मन से किसी भी तरह का कुछ भी संशोधन ऐड नहीं कर सकते थे। पर अब क्या हो गया? सोशल मीडिया के फलस्वरूप, अब सोशल मीडिया के फलस्वरूप आप अपना स्वयं का कंटेंट भी निर्माण कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी मुद्दे पर आपको नॉलेज है ना, और आप चाहते हो कि आप अपने नॉलेज को, अपने या अपने संदेश को बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ, तो आप क्या कर सकते हो? आप इजीली अपना एक वीडियो बना सकते हो और उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल भी सकते हो, जिससे बाकी लोग भी देख सकें। तो अब क्या हो गया है? अब आप केवल जो आपके बड़े बड़े मीडिया हाउस थे, केवल आप उन्हीं की खबरों को ही नहीं देख सकते, अब आप स्वयं की खबरें भी बना सकते हैं। क्लियर है? आगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिक सरकार के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सकते हैं तथा सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अब जो सोशल मीडिया आ गया है, इसके वजह से आपका जो नागरिक हैं, आपके जो सिटीजन हैं, वो क्या है? वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ सीधा बातचीत कर सकते हैं। ये कैसे होगा? देखिए, आपने देखा होगा कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका फेसबुक हो, है ना, चाहे आपका दूसरे ट्विटर हो, इन सभी पे आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी अपना अकाउंट बना रखा है, या आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी अपना अपना प्रोफाइल या अकाउंट बना रखा है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट इन मंत्रियों से या सरकार के लोगों से क्या है? बात कर सकते हो और अपने मैसेज उन तक पहुंचा सकते हो। तो क्या हो गया? इसके वजह से आपका सरकार के साथ क्या हो गया? प्रत्यक्ष संवाद यानी डायरेक्ट बातचीत का रास्ता खुल गया। ठीक है, साथ ही सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उनको भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे तो बहुत से लोग क्या करते थे? बहुत से लोग जब ट्रेन में सफर करते थे तो अब ट्रेन में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो क्या कर देते थे? वो फौरन सुरेश प्रभु के टैग करके क्या है? ट्वीट कर देते थे, और उनमें से बहुत से लोगों को फौरन सहायता मिल भी जाती थी, सरकार द्वारा सुविधा मिल भी जाती थी। सो बेसिकली किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ये हो पाया आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। क्या हो गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप दुनिया में किसी से भी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अगर सोशल मीडिया पर और आपसे जुड़ ना पाए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, उससे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो इसने क्या कर दिया? इसने विश्व में क्या है? संचार को यानी कम्युनिकेशन को एक नया आयाम, एक नया स्वरूप दे दिया है। आज की डेट में क्या है? आज की डेट में आप किसी व्यक्ति की छोटी से छोटी, उसके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी बातों को भी आप जान सकते हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग
अपने स्टेटस, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे या व्हाट्सएप प्रोफाइल पे क्या है, अपने स्टेटस डालते रहते हैं कि आज मैं यहाँ घूमने गया, आज मैंने ये खाया, ठीक है, आज मैंने ये खेल खेल रहा हूँ। तो छोटी से छोटी अपनी जीवन की बातें लोग क्या है शेयर करते हैं। तो उसने क्या कर दिया है, इसने विश्व में संचार को क्या कर दिया है, एक नया आयाम दे दिया है। क्लियर है। आगे देखिए, सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा है। क्या मतलब है, देखिए समाज में जो हमारा भारतीय समाज में अगर इसके इतिहास में जाओ तो आपको पता होगा कि पहले क्या था, पहले आपको बहुत से आपके समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसको दबाया जाता था, जिनको क्या है, जिनको अधिकार नहीं दिए जाते थे, है ना। तो अब क्या हो गया है, अब सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन गया है जिनको समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया था, मतलब जिनको समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनकी तरह अधिकार नहीं दिए गए थे, है ना। अब क्या है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वो अपनी आवाज क्या है आराम से इजीली उठा सकता है। सो सोशल मीडिया क्या बन गया है, सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन गया है जो अभी तक समाज की मुख्य धारा से अलग थे और जिनकी आवाज को अभी तक सरकार के पास पहुंच नहीं पाती थी या पहुंचाने नहीं दिया जाता था। सो अब ऐसे लोग भी क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठा सकते हैं। क्लियर है। आगे, वर्तमान में सोशल मीडिया व्यवसाय के बेहतर साधन के रूप में भी बनकर उभरा है। क्या है, तो बहुत से लोग क्या है सोशल मीडिया के माध्यम से क्या है व्यवसाय करने लगे हैं। तो ये भी आपका क्या है, व्यवसाय का एक बेहतर साधन के रूप में आपका सोशल मीडिया आया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, देखिए सोशल मीडिया के द्वारा कई प्रकार के रोजगार पैदा हुए हैं। क्या हुए हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी आपके कई प्रकार के रोजगार पैदा हुए हैं। जैसे बहुत से लोगों ने क्या है अपना ऑनलाइन टीचिंग का रोजगार चालू या काम चालू कर दिया है। आगे देखते हैं, वर्तमान में नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। क्या मतलब इसका, कि वर्तमान में आपके जो नागरिक हैं, अगर सरकार किसी मुद्दे पर नागरिक को जागरूक करना चाहती है तो वो सोशल मीडिया के यूज करके आसानी से ये काम कर सकती है। जैसे आपको एग्जांपल लेता हूं, अभी जो आपका कोरोना का समय था, तो कोरोना के टाइम में सरकार जो भी काम कर रही थी, उसकी जो भी प्लानिंग थी, जो भी योजनाएं थी, जो भी उसके दिशा निर्देश थे, उनको वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही आसानी से पूरे देश में फैला पा रही थी, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को कोरोना की रोकथाम से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी भी बड़ी आसानी से मिल पा रही थी। तो क्या हो गया है इसका, कि वर्तमान में नागरिकों को भी जागरूकता फैलाने के लिए क्या है, सोशल मीडिया का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं, देखिए सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी वस्तु या उत्पाद का विज्ञापन किया जा सकता है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विभिन्न कलाओं में निपुण व्यक्तियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान किया जा सकता है। क्या मतलब है, देखिए सोशल मीडिया के द्वारा क्या है, किसी भी वस्तु या उत्पाद का क्या है आप विज्ञापन कर सकते हो, है ना। साथ ही जो आपके दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह की कलाओं में निपुण होते हैं, तो उनके उत्पादों को भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान किया जा सकता है। क्या मतलब इसका, देखिए आज से अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो मान लीजिए, तो उसमें क्या स्थिति थी, जैसे मान लीजिए आपका नागालैंड का एक बहुत दूर दराज का गांव है, ठीक है, और उस गांव में एक इंसान रहता है जो बहुत ही अच्छा क्या बनाता है, जो बहुत ही अच्छा हैंडीक्राफ्ट बनाता है ना। पर वो जो आदमी हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, वो उस हैंडीक्राफ्ट को केवल उस छोटे से क्षेत्र तक ही उसे बेच पाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपका सोशल मीडिया तब आया नहीं था। तो अगर आप 10 से 15 साल पीछे जाएं और ऐसी स्थिति के बारे में सोचें, तो वो जो व्यक्ति है जो आपके बहुत दूर दराज के क्षेत्र में रह रहा है, और भले ही वो आपके हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा बना रहा हो, पर वो उस अपने उत्पाद को केवल उस सीमित क्षेत्र तक ही बेच पाएगा, है ना, क्योंकि उसे एडवर्टाइजमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब क्या हो गया है कि अब आ गए आपके क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो अब कोई भी व्यक्ति जो भले ही कितनी भी दूर दराज क्षेत्रों में रहा हो या उसके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, वो बड़े आराम से अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकता है, अपने उत्पाद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कर सकता है ना। सो बेसिकली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो क्या कर रहे हैं, वो व्यक्तियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान कर रहे हैं, है ना। कैसे, कि मान लो जो व्यक्ति था पहले क्या था, जब सोशल मीडिया नहीं थी तब हो सकता है वो अपने उत्पादों को लोकल स्तर पर ही बेचता, पर जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया तो क्या हुआ, वो अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना उसने स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उसने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना स्टार्ट किया, इसका मतलब उसे क्या मिल गया,
उसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिल गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों की रुचियों तथा अरुचियों का विश्लेषण कर विभिन्न कंपनियां अपनी बाजार रणनीति को बेहतर बना सकती हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, आज का जो आपका समय है वो कैसा है? बहुत टफ कंपटीशन का समय है ना। आपकी क्या है, गला काट प्रतिस्पर्धा है आज की डेट में आपकी, चाहे आपकी विद्यार्थी जीवन हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, आपकी नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में आपकी क्या है, गला काट प्रतियोगिता है। तो ऐसे समय में क्या है, ऐसे समय में अगर मान लो आपकी जो बिजनेसमैन है, वो है ना, आपकी जो कंपनियां हैं अलग अलग, वो क्या करती हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों की रुचियों और अरुचियों का क्या है, विश्लेषण करती है। मतलब वो इस चीज का पता लगाती है कि वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, नागरिकों को क्या चीज अच्छी लग रही है और नागरिक किस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, है ना। जैसे हो सकता है कि अचानक से क्या आ जाए, बेल बॉटम का ट्रेंड आ जाए, लोगों को क्या अच्छा लगने, लोगों को बेल बॉटम अच्छा लगने लगे, तो जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो लगातार इस चीज पर नजर बनाए रखेंगी कि नागरिकों की जो रुचियां हैं, उनकी रुचियों में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना। हो सकता है नागरिकों की रुचियां बदल जाएं, उनको नई चीज पसंद आ जाए। तो ऐसी कंपनियां जो अपने नागरिकों की रुचियों तथा अरुचियों का विश्लेषण कर सकती हैं, वो तो उस कंपटीशन में बनी रहेंगी। और मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो जिसको इस बात का पता ही नहीं है कि नए समय के साथ आपका नया ट्रेंड क्या चल रहा है, तो बहुत जल्दी कंपटीशन से क्या हो जाएगी, कंपटीशन से बाहर, यानी कंपटीशन से आउट हो जाएगी, है ना। सो ये जो नागरिकों की रुचियों और अरुचियों का विश्लेषण है, ये कैसे कर पाती हैं कंपनियां, ये कर पाती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मतलब जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बेसिकली वो आपके नागरिकों की रुचियों और अरुचियों से संबंधित डेटा को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करते हैं, है ना। जैसे मान लो आप फेसबुक पर गए, आपको किसी क्लॉथ के या किसी जीन्स, किसी कंपनी की जीन्स है, उसका आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा, तो आप क्या कर दोगे, आप उसको लाइक कर दोगे। तो कुछ इस तरह से आपका क्या है, आपकी जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये आपके डेटा को स्टोर कर रही है ना। वो आपके प्रेफरेंस को देख रही है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, और इसी डेटा के द्वारा क्या है, इसी डेटा के द्वारा जो आपकी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो अपने कस्टमर्स की रुचियों और अरुचियों का विश्लेषण करती हैं। ठीक। और जब कंपनियों को नागरिकों की रुचियों और अरुचियों के बारे में पता होगा, तो क्या कर सकती हैं, वो अपनी जो उनकी मार्केट स्ट्रेटजी है, यानी उनकी जो बाजार रणनीति है, वो उसे बेहतर तरीके से बना सकती है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखिए, अब है आपका सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, मतलब सोशल मीडिया से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा लोग अवसाद जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्या हो गया है? देखिए, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में लोगों में क्या है, लोगों में एक तरह का पागलपन सा हो गया है कि वो बिना सोशल मीडिया के देखे बिना नहीं रह सकते, है ना। सोते जागते उठते वो हमेशा क्या है, उनकी नजर अपने मोबाइल पर ही बनी रहती है। हमेशा वो बीच बीच में क्या है, अपने मोबाइल पर जाके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है, अपने प्रोफाइल को चेक करते रहते हैं। तो क्या हो गया है, अब आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे हो। मतलब आपका जो मोबाइल के ऊपर जो आपका स्क्रीन टाइम है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप मोबाइल को बहुत ज्यादा देखने लगे हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो स्वास्थ्य है उस पर क्या पड़ेगा, उससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे आपको बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे मान लो, हो सकता है आपको नींद ना आए, या हो सकता है बहुत से लोग क्या है, बहुत से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हो, तो उससे क्या है, आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखते हैं। यह फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्या है कि आपने देखा होगा कि आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खासकर आपका जो फेसबुक और व्हाट्सएप है, वहां से आप बहुत से लोगों को हेट स्पीच, है ना, और साथ ही फेक न्यूज, मतलब गलत खबरें दिखाते हुए भी आप देख सकते हो। ठीक। आगे, सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है तथा कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा भी रहता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में अपने कस्टमर यानी लोगों के डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। सो जितनी बड़ी मात्रा में डेटा होगा, उतनी ज्यादा संभावना है कि आपका डेटा का गलत यूज हो जाए, है ना। इसलिए क्या है, इसलिए कई बार क्या है, आपकी गोपनीयता की कमी भी हो सकती है, यानी आपकी प्राइवेसी भंग हो सकती है, आपका डेटा लीक हो सकता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले फेसबुक के मामले में हुआ था कि फेसबुक में क्या है, फेसबुक के डेटा को लीक कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
और क्या क्या खतरे हो सकते हैं? एक है आपका आतंकवाद। देखिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? देखिए जो आपके आतंकवादी समूह वो क्या करते हैं, वो बेसिकली उनका काम क्या है, अपनी विचारधारा को फैलाना, है ना। वो बेसिकली लोगों को क्या करते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश का मतलब है कि लोगों के मन में ऐसे कुछ इस तरह की बातें बैठा देते हैं जिससे वो क्या है, अपने देश के साथ ही क्या करते हैं, विद्रोह करने लगते हैं या असामाजिक तत्व या गलत गतिविधियों में चले जाते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा क्या हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादी समूह को अपनी विचारधारा फैलाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं कि आतंकवादी समूह इसके द्वारा अपनी विचारधारा यानी अपनी आइडियोलॉजी को फैला रहा है। जैसे आप अगर आप फेसबुक पे जाओ तो आपके कश्मीर के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अपना फेसबुक पे क्या बना रखा है, अपना पेज या अपना प्रोफाइल बना रखा है। और उन प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो क्या है, वो सरकार के खिलाफ क्या है, बहुत हिंसक या बहुत गलत तरह की बातें करते हैं। एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो जो आपके नौजवान हैं उनको क्या है, उनको सरकार के खिलाफ ही या देश के खिलाफ ही भड़का रहे हैं। ठीक, आगे, यह आतंकी समूह किसी देश के युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए सोशल मीडिया को एक टूल की तरह उपयोग करते हैं। क्या मतलब है कि आपके जो आतंकवादी समूह वो क्या कर रहे हैं, वो देश के युवाओं को उनका ब्रेन वॉश करने के लिए क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो आईएसआईएस था सीरिया में, वहां पर बहुत से जो आपका सीरिया में आईएसआईएस संगठन था आतंकवादी, तो उस संगठन में बहुत से लोग क्या है, इंडिया से भी भाग भाग कर जा रहे थे भर्ती होने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। तो ये क्यों हो रहा था, तो बेसिकली जो आईएसआईएस था वो क्या कर रहा था, वो अपनी विचारधारा फैला के भारत के युवाओं को भी क्या है, उनके भारत के युवाओं को भी ब्रेन वॉश कर रहा था। सो जिसकी वजह से आपके बहुत से युवा क्या है, सीरिया जा रहे थे आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए। ठीक, आगे, आतंकवादी सोशल मीडिया के माध्यम से देश की सामाजिक सद्भाव को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हैं। क्या है कि आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या है, आपके देश का जो सामाजिक सद्भाव यानी जो सोशल हार्मोनी है उसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है उसका, कि हो सकता है कि आपके जो आतंकवादी समूह वो क्या है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके किसी विशेष धर्म के प्रति क्या है, घृणा फैलाएं, है ना। भारत कैसा देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। तो ये आतंकवादी समूह क्या कर सकते हैं, ये आतंकवादी समूह अलग अलग धर्मों और अलग अलग जातियों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। भड़का सकते हैं लोगों को, एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के प्रति या एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के प्रति क्या कर सकते हैं, ये भड़का सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे आपके देश का जो सामाजिक सद्भाव है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए और क्या क्या नुकसान हो सकता है, एक है आपका दंगे। क्या हो सकते हैं कि जो आपके दंगे होते हैं उनको फैलाने में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है ना। देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जाने वाले हेट स्पीच तथा अफवाहों के द्वारा देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके जो हेट स्पीच है और जो अफवाहें हैं वो जो आप देश में फैलाते हो तो उससे क्या है, उससे आपके दंगे भड़क सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी जब दिल्ली में शाहीन बाग का मामला चल रहा था, तो वो जो शाहीन बाग का मंच था उस मंच पे अलग अलग पार्टी के लोग जाके क्या करते थे, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जाकर क्या है, हेट स्पीच देते थे, है ना। माइनॉरिटी के खिलाफ भी, मेजोरिटी के खिलाफ भी, बेसिकली वो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ क्या है, भड़काने की कोशिश करते थे। सो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो वहां नेता आपके वहां जाके क्या दे रहे थे, हेट स्पीच दे रहे थे। ठीक है, साथ ही बहुत सी अफवाहें थी, उनको भी क्या है, अफवाहें मतलब गलत खबरों को भी जानबूझकर फैलाया जा रहा था ताकि जो लोगों की मानसिकता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि वहां पे जो भी हेट स्पीच दी जाती थी उसका क्या होता था, उसका एक तरह से बोल सकते हैं लाइव टेलीकास्ट पूरे इंडिया में हो जाता था। किसके द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो जब आपके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपके ऐसे हेट स्पीच और आपके अफवाहों को जब प्रसारित किया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपके देश के लोगों की मानसिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, है ना। बेसिकली देश के लोगों को के बीच आपस में, देश के लोगों के बीच में क्या करेगा, वो घृणा को बढ़ाएगा। तो हुआ क्या कि जो आपके दिल्ली में दंगे हुए वो क्या था, उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप आए और आपने दंगा करवा दिया।
दंगा करवाने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है और उस पूरी प्रोसेस के तहत ही क्या है, आपकी जो भी हेट स्पीचेस थी वो दी जा रही थी, ताकि अंत में जाके क्या हो जाए, अंत में जाके वहां पर दंगे हो जाएं, जिससे अलग अलग राजनीतिक दलों के उनके जो निजी स्वार्थ हैं वो पूरे हो जाएं। सो आपको समझ में आया कि दंगे कैसे फैलते हैं। दंगे फैलने में आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आज वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी हेट स्पीचेस हैं, आपके जो भी रूमर्स हैं, वो बहुत इजीली आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में फैल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, कुछ साल पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों, खासकर असम के लोगों को लेकर एक अफवाह फैलाई गई कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको उनको भारत का जो मेन लैंड है, मतलब भारत का जो मुख्य भाग है, वहां पर क्या है, वहां पर उनको मारा जाएगा। तो हुआ क्या, जैसे इस गलत खबर को फैलाया गया, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के छात्र थे वो पूरे इंडिया से क्या है, वापस अपने नॉर्थ ईस्ट यानी अपने शहर, अपने शहर को क्या है, भागने लगे, अपने स्टेट को भागने लगे। तो क्या हो गया, इसकी वजह से पूरे इंडिया में क्या है, रेलवे पे बहुत बुरा असर पड़ा है ना। लोग बाग बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रेन में घुस घुस के क्या है, अपने स्टेट तक जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली ये सब क्यों हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक झूठी खबर फैला दी कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या है, उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, झूठी खबरों का फैलाया जाना क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठी खबरों को फैलाया जा रहा है। ये झूठी खबरें लोगों के ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं तथा लोगों का किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति बने हुए विश्वास को चोट पहुंचाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया था कि क्या था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लेकर एक अफवाह फैलाई गई थी कि उनके ऊपर क्या है, आक्रमण किया जाएगा, जिससे क्या हो गया था, लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया था। ठीक है, सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, ये आपकी झूठी खबरों को फैला रहे हैं। और ये झूठी खबरें क्या करती हैं, ये झूठी खबरें लोगों के ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करती हैं। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपने टीवी पर बहुत सुना होगा, राहुल गांधी के बारे में एक चीज बोली जाती है कि राहुल गांधी ने क्या बोला, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा, है ना। जो आपके सत्ताधारी दल है उसके वहां उनके नेता क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने बोला कि एक तरफ से आप आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। पर वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी ने ये जो बोला था, ये बीजेपी यानी आपके जो सत्ताधारी दल है उसी को कोट करते हुए बोला था। बेसिकली राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये था कि राहुल गांधी ने एक रैली में ये बोला कि बीजेपी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो एक तरफ से आलू डालें और दूसरी तरफ से सोना निकाल लें। तो हुआ क्या, जो आपके सत्ताधारी दल के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को क्या कर दिया, आधा काट दिया और केवल उतना ही स्टेटमेंट दिखाया जिसमें राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। सो बेसिकली क्या कर दिया, आपने झूठी खबर फैला दी, है ना। आपने झूठी खबर फैलाई और जैसे ये झूठी खबर आपके पूरे हिंदुस्तान में फैली तो लोगों के मन में राहुल गांधी के प्रति एक क्या नकारात्मक छवि बन गई, है ना। आपने लोगों के ज्ञान को क्या कर दिया, आपने लोगों के ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि ये झूठी खबरें क्या कर रही हैं, लोगों के ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं तथा लोगों का किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति बने हुए विश्वास को चोट पहुंचाती है। तो बेसिकली इसके कारण हुआ क्या कि लोगों के मन में एक छवि बन गई कि राहुल गांधी बच्चों जैसी बातें करते हैं, है ना। जबकि हकीकत क्या थी, वास्तविकता ये थी कि राहुल गांधी ने जो सेंटेंस बोला था वो बेसिकली उन्होंने बीजेपी को कोट करते हुए ही बोला था। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, साइबर क्राइम ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेक प्रकार के साइबर क्राइम किए जाते हैं, जिनमें आतंकवाद से लेकर आर्थिक धोखाधड़ी, लोगों को डराना धमकाना तथा मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है। तो ये साइबर क्राइम क्या है कि आपके जो आईसीटी यानी आपके जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स है, जैसे आपका कंप्यूटर हुआ या आपका जो मोबाइल्स हुए, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा आप अनेक प्रकार के अपराध कर सकते हो, है ना। तो ये आपके जो अपराध हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप बहुत सारे अपराध कर सकते हो। जैसे अभी आपको बताया कि आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी अपनी विचारधारा या अपनी प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, इसी पर आपकी आर्थिक धोखाधड़ी यानी आपका फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है कि आपके क्या है, आपको मेल कर दे, कोई गलत मेल कर दे कि भाई आपको इतनी की आपकी लॉटरी लगी है, आपने बैंक अकाउंट नंबर दो, आपको रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे कई लोग क्या है,
वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देते हैं, जिसके कारण बाद में उनके साथ क्या हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। इसी तरह क्या है, आप लोगों को, बहुत से लोगों को क्या है, डराया धमकाया भी जाता है ना। खासकर जो आपकी फीमेल्स है उनको क्या किया जाता है, उनको बुली किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनके बारे में गलत बातें लिखी जाती है, उनको गलत धमकाया जाता है कि अगर आप बाहर निकले तो हम आपके ऊपर एसिड फेंक देंगे, है ना। साथ ही क्या है, साथ ही उसमें मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है। मानसिक उत्पीड़न का क्या मतलब है कि सपोज आपने किसी लड़की के प्रोफाइल पे जाके उसके बारे में कुछ गलत चीजें लिख दी, उससे क्या होगा, उससे उस लड़की के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सो ये सब क्या है, ये सब भी आपके आपके सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आंदोलन एवं क्रांति। देखिए, विश्व के कुछ देशों में यह भय व्याप्त है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसक आंदोलन अथवा क्रांति कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली आपके बहुत से देश हैं, जैसे आपका जो मिस्र था उसमें एक अरब स्प्रिंग हुई वहां पर, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो आपके देश हैं, बहुत से देश हैं, वहां पे क्या है, आपका अगर लोकतंत्र नहीं है तो हो सकता है उस देश के लोग क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकजुट हो जाएं, और क्या करें, लोकतंत्र के लिए मांग करें या आंदोलन करें। तो इस केस में तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, है ना, कि लोकतंत्र की मांग करना तो अच्छी बात है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी देश में लोकतंत्र हो और कुछ लोग क्या करना चाहें, कुछ लोग उस देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहें, है ना, उस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहें, तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो। कैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए क्या करोगे, लोगों से अपील करोगे और लोग क्या करेंगे, लोग हिंसक क्रांति के लिए आप एक साथ जुटेंगे। तो बेसिकली बहुत से देशों में क्या हुआ है, बहुत से देशों में तख्ता पलट के लिए भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से आपके बड़े बड़े क्या हुए, बड़े बड़े आपके प्रोटेस्ट या आंदोलन हुए हैं, जिसमें क्या हुआ, जिसमें हिंसा भी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वर्तमान में हम भारत में ऐसे मीडिया के उदय को देख रहे हैं जहां न्यूज चैनल अपनी 24 घंटे न्यूज साइकिल को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया की खबरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। देखिए, पहले आपके जो न्यूज चैनल थे वो क्या थे, बहुत कम थे, है ना। सबसे पहले तो आपका जो बेसिकली दूरदर्शन था उस पर आपका 15 से 20 मिनट का ही एक न्यूज का टेलीकास्ट होता था। अब क्या हो गया, अब आपके न्यूज चैनल्स की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। और ये जो न्यूज चैनल ये क्या करते हैं, ये 24 घंटे आपको न्यूज दिखाते हैं। तो 24 घंटे जब ये न्यूज चैनल न्यूज दिखाएंगे तो क्या करेंगे, ये आपकी जो सोशल मीडिया पे खबरें हैं उस पर अभी ये डिपेंड होते जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि सोशल मीडिया पर कैसे भी खबर आए, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, उसको बिना चेक किए, उसकी सत्यता का परीक्षण किए बगैर ही क्या करते हैं, ये उस न्यूज को फ्लैश कर देते हैं, है ना। देखिए, ये न्यूज चैनल सोशल मीडिया की खबरों की सत्यता को जांचे बिना ही प्रसारित कर देते हैं, जिससे कानून व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। क्या कर रहे हैं ये न्यूज चैनल, कि ये न्यूज चैनल आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपकी न्यूज आ रही है उसकी सत्यता को जाने बगैर, मतलब ये चेक किए बनाए कि ये खबर सच्ची है या झूठी है, उसको लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए इन्होंने आपके जो न्यूज चैनल है, अगर मान लो किसी झूठी खबर को उन्होंने लाइव टेलीकास्ट कर दिया तो क्या हो सकता है, तो उससे पूरे देश में तनाव उत्पन्न हो सकता है, जो क्या करेगा, जो आपके देश की कानून व्यवस्था था, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए लोगों के बीच ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती हैं। क्या करती हैं, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। ध्रुवीकरण का मतलब है पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, क्योंकि बेसिकली इसके अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के प्रति या एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के प्रति भड़काती है ना। बेसिकली वो समाज में बहुत सारे पोल्स बना देती हैं, बहुत सारे ध्रुव खड़े कर देती हैं, और जिसमें बताया जाता है कि एक जाति के हित और दूसरी जाति के हित अलग अलग है ना, या एक धर्म के हित अलग है और दूसरे धर्म के हित अलग है, मतलब आप लोग साथ में नहीं रह सकते, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब आपकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये काम करने लगी हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसके बहुत सारे जो भी नेता हो वो क्या करते हैं, वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके लोगों के बीच घृणा को बढ़ाते हैं ना, उनके बीच नफरत को बढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के प्रति या एक जाति के लोगों का दूसरी जाति के प्रति वैमनस्य बढ़ता है। जिससे क्या हो जाएंगे, जिससे आपके समाज में ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। देखिए साइबर अपराध जैसे हैकिंग, फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। ये जो मैंने आपको साइबर क्राइम बताए थे वही है कि आप क्या हो सकता है, आपका प्रोफाइल हैक हो जाए, है ना, या हो सकता है फिशिंग का मतलब है आपको कोई गलत मेल भेज दे और उसके जरिए आपको आपके साथ आर्थिक धोखाधड़ी कर ले। ठीक, आगे वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन भी काफी बढ़ गया है। ये लोग ऐसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की तलाश करते हैं जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे हैं आप, बहुत सारे आर्थिक अपराध भी यानी आर्थिक धोखाधड़ी भी करते हैं। तो बेसिकली जो लोग ऐसा करते हैं वो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनको आसानी से फंसाया जा सकता है, और जैसे उनको वो ऐसा इंसान मिलता है तो उसको आसानी से मेल भेजकर या किसी दूसरी तरीके से उसके साथ क्या करते हैं, उसके बैंक अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं या उसका पासवर्ड चुरा सकते हैं और इस तरह से उसके साथ आर्थिक धोखाधड़ी कर सकते हैं। आगे सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है, बुलिंग का मतलब किसी को डराना धमकाना, तो आपका ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखिए सोशल मीडिया पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तथा कई बार भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की गलत छवि पेश की जाती है। क्या मतलब है कि सोशल मीडिया पे क्या है, आपको ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको कंटेंट मिल जाएगा जिसमें आपके इतिहास को गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है, और साथ ही आपके जो भारत के राष्ट्रीय नेता थे उनकी भी गलत छवि पेश की जाती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सोशल मीडिया पे आपको नेहरू जी की छवि खराब करने वाले बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा जिसमें क्या बताया जाता है, जिसमें नेहरू जी के बारे में गलत बातें की जाती हैं। सो नेहरू जी कौन थे, नेहरू जी आपके स्वतंत्र भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। सो उनकी भी क्या एक गरिमा है ना। आप अपने राष्ट्रीय नेताओं की छवि को गलत नहीं बता सकते, उनकी छवि को बिगाड़ नहीं सकते। पर हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, आपके एक तो इतिहास को गलत तरह से बताया जा रहा है, साथ ही आपके जो नेता है उनकी छवि को भी गलत तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि नेहरू जी के केस में होता है कि उनके बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक, नेक्स्ट सोशल मीडिया द्वारा समय की अत्यधिक बर्बादी होती है। क्या होती है, सोशल मीडिया पर आपके समय की अत्यधिक बर्बादी होती है। ये वही चीज है, क्या है कि लोगों में एक तरह का नशा सा हो गया है कि वो बिना सोशल मीडिया के नहीं रह सकते। सो बेसिकली सोशल मीडिया के कारण लोग अपना बहुत सा समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपके कानून देख लेते हैं जो आपके सोशल मीडिया के संबंध में बनाए गए हैं। देखिए सोशल मीडिया और फेक न्यूज संबंधी कानून। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के दायरे में आता है। जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत। ठीक, यदि सोशल मीडिया को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा किसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा। क्या मतलब है इसका, अगर अगर कोर्ट द्वारा या आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट संस्थाएं, आपकी लॉ एनफोर्समेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कानून प्रवर्तक संस्थाएं, वो अगर सोशल मीडिया पे किसी कंटेंट को हटाने का आदेश देते हैं तो आपको तो सोशल मीडिया पर से उस कंटेंट को हटाना होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया से वो कंटेंट ना हटे। अगर अदालत आदेश देती है तो आपको वो कंटेंट को हटाना पड़ेगा। ठीक, आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग तंत्र भी मौजूद है जो यह पता लगाने का प्रयास करता है। क्या मतलब है, तो ये आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आपका एक रिपोर्टिंग सिस्टम यानी आपका एक रिपोर्टिंग तंत्र भी काम करता है जो यह पता लगाने का प्रयास करता है कि किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सामग्री या आपत्तिजनक कंटेंट को तो नहीं डाल दिया है ना। तो वो यही पता लगाता है कि अगर किसी साइट पर गलत सामग्री डली है तो उसके बारे में सूचित करता है। आगे देखिए बेसिकली आपका जो जो रिपोर्टिंग तंत्र वो करता क्या है, वो करता है कि क्या कोई सामग्री सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है या नहीं, और यदि वो ऐसा करती हुई पाई जाती है तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। जो रिपोर्टिंग तंत्र वो क्या करता है कि वो देखता है कि आपका कोई सामग्री है वो किसी भी प्रकार से सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है, और यदि वो ऐसा करती हुई पाई जाती है तो उस सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए भारत में फेक न्यूज को रोकने के लिए विशेष कानून नहीं है, परंतु भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो इस संदर्भ में कार्य कर रही हैं।
भारत में अभी फेक न्यूज के संबंध में बहुत विशेष कानून नहीं बनाए गए हैं, परंतु कुछ ऐसी संस्थाएं जो उस दिशा में कार्य कर रही हैं। जैसे पहला है आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? देखिए, यह ऐसी नियामक संस्था है जो समाचार पत्र एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। क्या करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? कि मान लीजिए अगर वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को यह पाता है कि किसी समाचार पत्र एजेंसी या किसी पत्रकार ने या किसी संपादक ने पत्रकारिता के नियमों का पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, तो उस केस में वो उनको चेतावनी दे सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। ये क्या करता है? देखिए, निजी टेलीविजन, समाचार पत्र और करंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति निजी टेलीविजन या आपका कोई करंट अफेयर्स के प्रसारक के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, तो क्या करेगा? ये उसकी जांच करेगा। आगे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। ये क्या करता है? देखिए, टीवी ब्रॉडकास्टर के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्जी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है और उसकी जांच करती है। ये संस्था क्या करती है कि आपके जो टीवी ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट डाला या कोई फर्जी खबर फैलाई है, तो उसके खिलाफ क्या है? उसके खिलाफ वो शिकायत को स्वीकार करती है और उसकी जांच करती है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका सोशल मीडिया का टॉपिक। अब हम देख लेते हैं कि इस पे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी समय शब्द सीमा है 10 शब्द। तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि सोशल मीडिया क्या होता है, पूछ लेगा आपसे ट्वीट क्या है, यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है, और इनके बारे में आपको 10 शब्द में लिखना पड़ेगा, जो आप इजीली लिख सकते हो। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा कितनी है? जिसकी शब्द सीमा है 50 वर्ड। इसमें आपसे पूछ सकता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती क्या है और इनके प्रकारों को लिखिए। तो उसमें आप बता दोगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट की परिभाषा दे दोगे कि वो होता क्या है, साथ ही इसके जो प्रकार हैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बताए थे उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया के 5 लाभों को लिखो। तो आप बता सकते हो कि क्या क्या एडवांटेज है आपको। अभी मैंने आपको क्लियरली समझाया है ना। ऐसे पूछ सकता है कि सोशल मीडिया के 5 नुकसानों, यानी 5 नुकसानों को लिखिए। तो ये भी आप इजीली बता सकते हो कि सोशल मीडिया से क्या क्या नुकसान, क्या क्या हानि हो सकती है। उसके बाद आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसकी शब्द सीमा है 200 वर्ड, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या लिखो? सोशल मीडिया पर एक निबंध लिखो। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि सोशल मीडिया पे एक निबंध लिखिए, तो आप क्या करोगे? इस केस में आपको पहले बताना होगा कि सोशल मीडिया क्या है, फिर उसके प्रकार बताने होंगे शॉर्ट में, और फिर आपको सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में बताना पड़ेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्या है इसमें? आप बेसिकली जो पॉइंट्स में अभी मैंने आपको समझाए हैं कि क्या क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है, उनको आप डिटेल में लिख दोगे तो उससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये आपका आज का टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।